आज हम एक क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं कि क्लास 11th में दो पार्ट में इकोनॉमिक्स है। एक इकोनॉमिक्स है जिसको हम माइक्रो कहते हैं और दूसरा इकोनॉमिक्स जिसमें आपको स्टैटिस्टिक पढ़ना है। तो आज हम पहले माइक्रो से स्टार्ट करेंगे। माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो जो पढ़ना है आपको क्लास 12th में पढ़ना है और माइक्रो जो है क्लास 11th में पढ़ना है। माइक्रो का मतलब आई से आपका इंडिविजुअल इकोनॉमिक और मैक्रो का मतलब कि एग्रीगेट जो हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे वो क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो मैं जरा पहले आपको एक स्टार्टिंग से मैं आपको ये दिखा दूं कि माइक्रो में आपको कितने यूनिट पढ़ने हैं, उसका मैं बाइफरकेशन बता दूं, फिर आगे मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर। तो पहले आप चीजों को समझ लीजिए कि हमारे ये 40 मार्क्स का आपका माइक्रो होता है और 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक होता है क्लास 11th में, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग, डायग्राम, नीटनेस, प्रैक्टिस, शेड्यूल, टेबुलर फॉर्म एंड प्रेजेंटेशन, इतनी चीजें आपको इसमें पढ़ना है। तो पहले अगर मैं डिवाइड करूं तो माइक्रो में जो आपके यूनिट हैं 4 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। यूनिट 1 से जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो 4 नंबर के आएंगे। यूनिट 2 से जो आएंगे जिसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आप पढ़ेंगे, उसमें आपके 13 मार्क्स के, ये इंट्रोडक्शन है, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन है और दूसरा जो चैप्टर है आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, फिर आगे आप डिमांड एंड सप्लाई सब पढ़ेंगे। तो सेकेंड यूनिट से आपके 13 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, थर्ड यूनिट से आपके 13 मार्क्स के आएंगे और 10 यूनिट जो है आपका ये आपको 10 मार्क्स के आए, यानी कि 4 + 13 + 13 + 10 टोटल 40 मार्क्स का पेपर आपको माइक्रो से होता है। एक आपका स्टैटिस्टिक्स से होगा और दूसरा पार्ट आपका जो है माइक्रो होगा जिसमें 40 नंबर का पेपर होता है। तो ये तो एक ब्रीफ मैंने कर दिया कि हमारे माइक्रो से प्रश्न किस किस चैप्टर से कितने आएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि माइक्रो में पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक है क्या, ये इकोनॉमिक वर्ड कहां से आया है, कहां से डिराइव किया गया है। तो पहले जब आप इस चीज को समझेंगे तब हम आगे इकोनॉमिक की बात करेंगे। आपने सुना होगा कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमी कहा जाता है, इंडिया की इकोनॉमी, यूएसए की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी, वहां इकोनॉमिक कंट्री नहीं कहा जाता है। तो ये वहां की इकोनॉमी की बात करते हैं। तो ये वर्ड आया कहां से? ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जिसको पहले ओइकोनोमिया कहा जाता था। इसका मतलब होता है हाउस होल्ड। ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड। इकोनॉमिक्स को बाद में इसको कन्वर्ट किया गया, बट ये एक्चुअली क्या वर्ड है? ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड। अब इस इकोनॉमिक में आप दो तरह के इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिसको मैंने वही कहा कि एक माइक्रो होता है और दूसरा मैक्रो होता है। माइक्रो का मतलब कि इंडिविजुअली आप इसकी स्टडी करेंगे, और जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक की बात करते हैं, हमारी प्रति व्यक्ति आय, हमारी इनकम कितनी है, ये सारी चीजें बात करेंगे, हमारी डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, तो ये इंडिविजुअली है। और जब हम पूरी कंट्री की इकोनॉमी की स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं एग्रीगेट इकोनॉमी एज ए होल। तो ये दोनों में डिफरेंस है, अभी और मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो एक शॉर्ट में आपको बता दिया कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। अब हम आते हैं कि जो मैं वर्ड जिसको बार बार कह रहा हूं कि व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमिक क्या है? जैसे मैंने कहा कि इंडिया की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी, यूएसए की इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी, सबकी इकोनॉमी है। ये है क्या? तो ये एक्चुअल में एक सिस्टम है। इट इज ए सिस्टम। देखिए लिखा है, इट इज ए सिस्टम, दिस इज द कीवर्ड, विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क। देखिएगा ध्यान से, ये कीवर्ड है, द मीन्स टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग। बस इतने चीज को समझिए कि जब हम ये मीन्स टू वर्क मतलब ये जरिया है काम करने का, मीन्स टू वर्क, और जो हमारे जीने के लिए हम ऐसा काम करते हैं जो हमारे जीने के लिए चीजें हो जिससे मुझे पैसा मिले, वही इकोनॉमी है। तो सबकी इकोनॉमी है, या ऐसा कोई पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई है ही नहीं कि जहां जिसकी इकोनॉमी की जरूरत नहीं है। तो इसका डेफिनेशन यही है कि ये एक सिस्टम है, और वो सिस्टम क्या है? मीन्स टू वर्क, एक जरिया है, काम का जरिया, जिसके वजह से हम अपने लाइफ को मतलब अपनी लिविंग हम अपनी अर्न कर पाते हैं। तो इट इज द एक्चुअल डेफिनेशन है, इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल, उनको प्रोवाइड किया था मीन्स टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग। अब इसके बाद आता है कि हमारी इकोनॉमी कितने तरह की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। एक इकोनॉमी जिसको हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं
और एक कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। अब दोनों के डिफरेंस को समझिएगा कि ओपन इकोनॉमी क्या है और क्लोज इकोनॉमी क्या है। देखिए ये पूरा वर्ल्ड है, ऐसा आज के डेट में भी हम कहें तो हम जब अपनी इकोनॉमी दूसरे इकोनॉमी के साथ हमारा जब इंटरेक्शन होता है, हमारी चीजें हम उनको उनकी जरूरत की चीजें हम पूरी करते हैं और हमारी जरूरत की चीजें वो पूरी करते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज सबके जहां सब जगह बराबर नहीं है। जो चीजें हमारे यहाँ तो उनके नहीं है, जो उनके यहाँ है तो हमारे यहाँ नहीं है। तो जब हमारा इंटरेक्शन, जो हमारा रिलेशन अदर कंट्री के साथ होता है, उसको हम कहते हैं ओपन इकोनॉमी। और जहां हमारे किसी से लेना देना नहीं है, किसी कंट्री से कोई हमारा प्रैक्टिकली उनके साथ इन्वॉल्वेशन नहीं है, तो उसको कहते हैं हम क्लोज्ड इकोनॉमी। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि जहां हमारा रिलेशन अदर कंपनीज को हम रिलेशन वर्ड देंगे। देखिए रिलेशन विथ अदर, अगर मेरे रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ है, इंडिया है, जापान है, यूएसए है, तो ये हमारी क्या है, ओपन इकोनॉमी है। और क्लोज्ड इकोनॉमी नॉट प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं सकता है कि हम दूसरे कंट्री के साथ हमारा इकोनॉमिक ना हो, हमारे उनके साथ रिलेशन ना हो, ये बहुत रेयर है। तो क्लोज्ड, इसको हम क्लोज्ड है, इसका मतलब होता है कि विच हैज इकोनॉमिक रिलेशन विद द अदर एम्प्लॉय, जिसके साथ रिलेशन है वो क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी है, और जहां रिलेशन नहीं है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। ये दोनों में डिफरेंस है। ऐसा बड़ा रेयर होता है कि हम क्लोज्ड इकोनॉमी आज के डेट में ना के बराबर है। अब ये तो इकोनॉमिक आपने पढ़ लिया कि इकोनॉमी हमारी होती क्या है, एक सिस्टम है, हर कंट्री की अपनी इकोनॉमी होती है और दो तरह की इकोनॉमी होती है। हम रिलेशन जो उस कंट्री से दूसरे से रखते हैं तो हमारा ओपन इकोनॉमी है, और जिससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई हमारा ट्रेड नहीं है, तो वो हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी है। अब रिसोर्सेज तो सब चीज है, लेकिन अब एक वर्ड आता है स्कैरसिटी। इसका मतलब होता है कमी, अभाव। When there is a higher demand of resources than it, जब आपका डिमांड ज्यादा होगा और सप्लाई कम होगी, तो इसका मतलब क्या है कि स्कैरसिटी होगी, कमी होगी। भाई आपकी मांग ज्यादा है लेकिन पूर्ति नहीं है, सप्लाई नहीं है, तो ऐसा कब होता है? ऐसे कंडीशन में क्या प्रॉब्लम आती है? यहां प्रॉब्लम आती है कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, बट हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो जब रिसोर्सेज आपके लिमिटेड होंगे और वांट्स अनलिमिटेड होगा, तो क्या यहां डेवलप होगा? यही डेवलप होगा आपकी स्कैरसिटी, जिसको स्कैरसिटी कहा गया है। और इसको अगर हम डिफाइन करें तो व्हेन देयर इज हायर डिमांड ऑफ रिसोर्सेज, जब किसी रिसोर्स की डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तो वहीं पर क्या डेवलप होगा? वहीं पर डेवलप होगा स्कैरसिटी, कमी होगी। अब जब स्कैरसिटी जब हो जाएगी तो फिर क्या आएगी कि प्रॉब्लम अराइज होगा। क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्योंकि जब आपके पास, इसको आप एक तरह से एग्जांपल समझिए कि आपकी, इसको मैं एक डेटा के द्वारा बताऊं, मान लीजिए आपकी मदर ने आपको 5000 रुपीज दिया आपके बर्थडे मनाने के लिए। अब आपके पास रिसोर्स के रूप में 5000 रुपीज है, लेकिन अब आपकी वांट्स क्या है? 5000 रुपया में सब कुछ करना चाहेंगे। भाई 5000 रुपये में एक बर्थडे के लिए आप क्या क्या चाहेंगे? आप शॉपिंग करना भी चाहेंगे, आप पार्टी करना भी चाहेंगे, गेमिंग भी करना चाहेंगे, मूवी भी दोस्तों के साथ देखना चाहेंगे, खाने पीने में भी खर्च आप करेंगे, स्टेशनरी भी कुछ खरीदेंगे गिफ्ट के रूप में या जो भी है, केक पे खर्च करेंगे। ये सारी चीजें अगर आप बजट को जोड़ें तो आपका कितना आ रहा है? करीब 33,000 रुपीज एक्सपेंडिचर आएगा। और पैसा आपके पास कितना है? 5000 रुपया। तो हाउ इट इज पॉसिबल? दैट मीन्स कि यू हैव रिसोर्सेज आर मिनिमम एंड योर वांटेड आर मैक्सिमम। तो इट इज पॉसिबल। तो यहीं पे क्या चीज अराइज हो रहा है? यहां एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि आपके पास 5000 रुपया है और आपको आपके खर्चे जब आप जोड़ रहे हैं कि बर्थडे हमें मनाना है तो 33,000 का खर्चा है। अब 33,000 को 5,000 में कैसे एडजस्ट होगा? तब अभी आप यहां पे सोचेंगे कि अब प्रॉब्लम मच जाए कि हम इस 5,000 में अपनी जरूरत को पूरा करें, कैसे करें? यही प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम अब चाहिए। तब आप इसको चूज करेंगे कि हम वो चीज करें जिससे मेरा काम चल जाए, मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाए। तब आप यहाँ पे चॉइस करेंगे कि चलो भाई 3,000 का शॉपिंग कर लेते हैं, बहुत जरूरी है क्योंकि मेरा बर्थडे है। 2,000 हम दोस्तों के साथ खाने पीने पे खर्च कर लेंगे, तो 5,000 में हमारा काम चल जाएगा, बाकी चीजें हम ना करें। तो ये क्या, ये एडजस्टमेंट है, ये आपका चॉइस है, क्योंकि आपकी इच्छाएं तो अनंत है और रिसोर्स है 5,000 रुपया। तो अब आपके सामने कैसी समस्या आ गई कि अब हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, हम किस चीज को चॉइस अपना करें कि हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाए और हम बर्थडे भी मना लें और हमारा उसी पैसे में, इतने में हमारा काम चल जाए। हम इसमें
तो मैंने कहा कि रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट जो है अनलिमिटेड है, तो यहाँ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आपने इस तरह से इसको सॉर्ट आउट किया। तो अब यहाँ पे जब बात आती है कि ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या क्या है, जब आपकी स्कैरसिटी होगी तो चॉइस आएगा। कैसे ये अराइज करेगा? अराइज ड्यू टू, क्यों अराइज हो रहा है ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? क्योंकि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। मैंने कहा कि आपकी वांट्स कितनी है? 33,000 की है। आपके पास रिसोर्सेज 5,000 रुपया ही है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। और तीसरा जो है रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज, और उस रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव रिसोर्स भी है। भाई लैंड है तो लैंड के कई रिसोर्सेज हैं, कई उसके यूजेज हैं। तो ये तीन चीज अराइज हो रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ रही है, यही कहना चाह रहे हैं। क्लियर? अब हम आते हैं इसके बाद, जैसे यहां पे देखिए लिखा है कि कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम जब आती है तो लिमिटेड रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, देन द अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अब आते हैं कि डिफरेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक में, डिफरेंस क्या है? अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, तो माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो किसको डील करता है? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को। और माइक्रो जो है वो एग्रीगेट यानी होल, पूरी इकोनॉमी को डील करता है। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस की बात करेंगे तो द मेन टूल्स आर इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। इसके जो टूल्स हैं, इंडिविजुअली डिमांड और इंडिविजुअली सप्लाई की बात करें कि मेरी मांग कितनी है और हमारे लिए सप्लाई कितनी है, ये बात करता है। लेकिन ये इसका मेन टूल जो है एग्रीगेट डिमांड जो है, ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की, पूरी इकोनॉमिक की, पूरी कंट्री की इकोनॉमी की बात करता है इस मैक्रो में। ये इकोनॉमिक जो है टोटली प्राइस थ्योरी है, ये प्राइस पे ही डिपेंड करता है माइक्रो। और मैक्रो जो है वो हमारी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है। हमारी इनकम कैसी है और एम्प्लॉयमेंट कैसी है, इस आधार पे ये हमारी इकोनॉमिक है। और यहां हमारी टोटली प्राइस पे, मांग अगर बढ़ेगा तो डिमांड आपकी, अगर मान लीजिए आपकी मांग ज्यादा है, जैसे प्राइस के अगर जैसे ही बढ़ा तो क्या करेंगे, आपकी मांग कम हो जाएगी। आप प्राइस जैसे ही सस्ता होगा तो बढ़ जाएगी। तो ये टोटली प्राइस थ्योरी है, लेकिन ये इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इसको कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद प्राइस डिटर्मिनेशन बाय ए फर्म। ये प्राइस डिटर्मिनेशन है, और ये कैसा डिटर्मिनेशन है? डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस फॉर द इकोनॉमिक एज ए होल, पूरी कंट्री की बात कर रहा है, इकोनॉमिक पूरी होल इकोनॉमिक की बात कर रहा है। और एग्जांपल के रूप में अगर हम कहें माइक्रो क्या, तो प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, और इसमें हम कहेंगे जनरल प्राइस लेवल। तो ये 5 डिफरेंस अगर आपको लिखने का आ जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, तो आप ये 5 डिफरेंस आप इसमें लिख सकते हैं। अब इकोनॉमिक जब आएगी, बात आई, तो 2 तरह की इकोनॉमिक होती है कंट्री में। एक तो हमारे इसको कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, और दूसरा कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमिक। ध्यान से समझिएगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, जिसमें कि इसको पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहते हैं, और ये सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जिसको कहते हैं। इन दिस इकोनॉमिक, ये टोटली क्या, इसका ऑनर कौन होता है? प्राइवेट सेक्टर। धीरू भाई अंबानी अगर अपनी इकोनॉमिक इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या है? वो प्राइवेट सेक्टर है। तो उसका ऑनर कौन होगा? वो धीरू भाई अंबानी होंगे, या वो जो भी रिच पर्सन है वो उसका मालिक होगा। तो यानी कि इन दिस इकोनॉमिक, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय, जो प्रोडक्शन किया जाता है वो प्राइवेट सेक्टर करता है, और वो रिसोर्सेज क्या है? वो प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमिक जो होता है, इसका जो प्रोडक्शन करने वाला जो है वो कौन मालिक है? गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वो वहां की कंट्री की सरकार है जो इसको जो हैंडल करती है, इसको जो प्रोडक्शन तैयार करती है। लेकिन जो आपके कैपिटलिस्ट है, वो प्रोडक्शन जो कहता है वो प्राइवेट सेक्टर करता है उस रिसोर्स के रूप में। इसलिए यहां रिसोर्स के रूप में कौन है? गवर्नमेंट है। यहां रिसोर्स के रूप में कौन है? वो प्राइवेट सेक्टर है। इन दिस इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम, अब इस इकोनॉमी में कोई अगर सेंट्रल प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व किसके द्वारा होगा? वो टोटली प्राइस मैकेनिज्म है। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड, मार्केट में जैसा डिमांड है और जैसी सप्लाई है, उसी के आधार पे ये इकोनॉमिक जो है अपना प्रोडक्शन तैयार करेगा। यहाँ पे इसको लॉस होगा तो नहीं करेगा, प्रॉफिट होगा तो करेगा, क्योंकि ये इसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट मोटिव है। देखिए लिखा भी है, ये जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक जो है वो प्रॉफिट मोटिव है, और जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक है वो सोशल वेलफेयर इसका मोटिव है। इसको लॉस और प्रॉफिट से मतलब नहीं है, क्योंकि समाज का, गवर्नमेंट का टारगेट क्या है? लोगों का भला भी करना है। लेकिन कैपिटलिस्ट जो है उसको मार्केट के डिमांड और सप्लाई, अगर मार्केट में डिमांड है तो प्रोडक्शन करेगा, अगर उसकी शॉर्ट नहीं है तो वो प्रोडक्शन नहीं करेगा। लेकिन ऐसा काम सोशलिस्ट इकोनॉमिक नहीं करेगा। गवर्नमेंट देखेगी कि इससे अगर लोगों का भला हो रहा है तो अपनी चीजों को ब्रेक नहीं करेगा, तो उसका मोटिव है सोशल वेलफेयर, इसका मोटिव है प्रॉफिट मोटिव। ठीक।
इट इज ऑल्सो, और इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को एक प्यार भरा नाम भी कहा गया है, जिसकी मम्मी घर में फ्री मार्केट इकोनॉमिक के नाम से भी जाना जाता है। और इसको जो कहा जाता है, इसी सोशलिस्ट इकोनॉमी को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहा जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, इसलिए इसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। और जो ये टोटली मैंने कहा ना कि मार्केट पे डिपेंड करता है, तो ये लिखा है इसका दूसरा नाम फ्री मार्केट इकोनॉमी। मार्केट की जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, उसी आधार पे ये प्रोडक्शन होता है। और सेंट्रल जो गवर्नमेंट जो नियम बनाया, जो प्लान्ड वैल्यू के सेंट्रली जो प्लान किया है, उस पे आधारित ये सोशलिस्ट इकोनॉमिक होती है। तो देखिए ये 5 चीजें मैंने आपको बता दिया कि ये डिफरेंस है आपकी कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में। ये दोनों चीजें आप इसमें आएगा तो आप दोनों में डिफरेंस करके लिख सकते हैं। अब मैंने कहा था कि इसके में एक वर्ड आया था कि सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम है क्या? अब जब मैंने कहा कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आई, क्यों आया? क्योंकि स्कैरसिटी है, रिसोर्सेज कम है, इच्छाएं ज्यादा हैं, लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड और रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो वहीं पे प्रॉब्लम आई कि अभाव है, तभी ऐसा हुआ। तो जब ये हुआ तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वहां पे डेवलप हुआ कि अब हम कैसे अपने उस रिसोर्स में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे। तो वहां पे जब ये आया, अब दूसरा अगर सेंट्रल प्रॉब्लम आती है, ये सब चीज तो हो गया, इकोनॉमिक आ गई आपकी, सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात कर लिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर लिए, लेकिन अब सेंट्रल प्रॉब्लम एक आएगा कि ठीक है, अब तो हमारी इकोनॉमिक की डिफिनेशन समझ में आ गया, लेकिन अब हमें प्रोडक्शन करना है, तो अब क्या प्रॉब्लम आएगी? तो पहला प्रॉब्लम जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, पहला क्वेश्चन आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है। जब ये सॉर्ट आप डिसाइड करेंगे तो दूसरा आएगा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उसके उत्पादन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है। और जब दूसरा सॉल्व करेंगे तो तीसरा आएगा कि किसके लिए करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो पहले हम व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करेंगे कि द प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस इज एसेंशियली ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रिगार्डिंग व्हिच गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी बाय एन इकोनॉमी। पहला सवाल यही आता है कि अगर हम सेंट्रल प्रॉब्लम के अंतर्गत ये है कि मुझे क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है अपनी इकोनॉमी के लिए। पहला तो यही हुआ कि क्या बनाए तथा कितना बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ मेनी, क्वांटिटी भी बताना है। तो द इकोनॉमिक हैज डिसाइड व्हिच गुड विल बी प्रोड्यूस। जब इकोनॉमिक ये डिसाइड करेगी कि क्या हमें प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर गुड्स जैसे करना है कि कैपिटल गुड्स करना है। तो कंज्यूमर गुड्स क्या है? जो हमारे खाने पीने की, जैसे मिल्क है। कैपिटल गुड्स क्या है? मशीन है। इकोनॉमिक हैज डिसाइड चूज द commodities keeping the needs of the people in mind and allocate the resources in such a way that gives a maximum satisfaction। जो प्रोड्यूसर है वो ये ध्यान में रख के चीजों को बनाएगा, या एक तो मैंने कहा कि आपका कंज्यूमर गुड्स है, दूसरा आपका कैपिटल गुड्स है, तो वो ये ध्यान रखेगा कि सबसे ज्यादा क्या जरूरी चीज है और किससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा कंज्यूमर को, या उस रिसोर्स को यूज करने से उसी चीज का हम प्रोडक्शन तैयार करेंगे। तो देखिए यहां लिखा है कंज्यूमर गुड्स, मिल्क है, कैपिटल गुड्स। तो द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी क्या डिसाइड करेगी, चूज करेगी ऐसी कमोडिटीज जो नीड ऑफ द पीपल इन माइंड, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिमाग ध्यान में रखेगी, एंड एलोकेट द रिसोर्सेज इन सच ए वे, और ऐसा रिसोर्स को सेलेक्ट करेगी जिससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। दिस इज द कीवर्ड, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, 100% सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसी चीज का वो प्रोडक्शन करेगी। तो पहला तो ये हो गया कि व्हाट टू प्रोड्यूस। अब जब व्हाट टू प्रोड्यूस डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या बनाना है, तो अब बनाना कैसे बनाना है। अभी तक तो पहला आया कि क्या बनाना है और कितना बनाना है। अब दूसरा क्वेश्चन यहीं पे फिर अराइज हुआ, क्योंकि एक सॉल्व होता है तो दूसरा अराइज होता है। तो हाउ टू प्रोड्यूस, अब बनाएंगे कैसे भाई, अपने आप तो बन नहीं जाएगा। तो हाउ टू प्रोड्यूस इज एसेंशियली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रिगार्डिंग ए टेक्निक। मतलब यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब कि ये टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, हम मैनुअल करेंगे कि मशीन से करेंगे। तो जिसको हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं कैपिटल टेक इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव। जहां हम लेबर का यूज करेंगे वो लेबर इंटेंसिव होता है, और जहां हम कैपिटल का यूज करेंगे, मशीन का यूज करेंगे, उसको हम कैपिटल एंड जिसको हम टेक्निक कहते हैं। जैसे टेक्सटाइल मिल है तो ये क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है। अगर हैंडलूम जहां पे हथकरघा से हाथ से सारे सामान बनाए जा रहे हैं तो उसको हम लेबर इंटेंसिव कहते हैं। तो अब ये दूसरा सवाल आता है कि हम जो प्रोडक्शन करेंगे हम किस टेक्निक को यूज करेंगे, हम उसमें क्या डिसाइड करेंगे। जब ये डिसाइड करें कि हम उसको मशीन से बनवाएं कि मैनुअल बनवाएं, तो हम इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि जिसमें मेरी कम लागत लगे, जिसमें हमको कम लागत लगेगा तो हम उस चीज को चूज करेंगे। तो द मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक इज सेलेक्टेड विच यूज लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जहां पे कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़े और मिनिमाइज, कम पैसा लगे, मिनिमाइज कॉस्ट,
सबसे कम रिसोर्स तथा कीमत भी कम लगे, उसी चीज टेक्निक को हम यूज करेंगे। जैसे आप कोई काम अगर हमको लेबर से अगर हमको 100 रुपीज में काम चल जा रहा तो हम मशीन पे 105 रुपीज क्यों खर्च करेंगे? तो हम यहाँ पे लेबर से काम कराएंगे। लेकिन अगर हमको यहाँ पे मशीन से अगर हमारे 100 रुपीज में काम चल जा रहा और लेबर इंटेंसिव पे हमको 105 रुपया लग रहा तो हम लेबर से काम नहीं कराएंगे, हम मशीन से काम करेंगे। तो ये हमको देखना है, वो देखा जाएगा कि हमारी लागत किसमें कम आए और रिसोर्सेस हम जब मिनिमम हम उस चीज को हम यूज कर पाए, ये ध्यान रखना है। तो लेबर सरप्लस क्या होता है? यहाँ पे इकोनॉमिक यूजेज लेबर इंटेंसिव टेक्निक भारत में जैसे होता है, और कैपिटल जनरली फॉरेन जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है वहां जनरली क्या करते हैं, वो कैपिटल इंटेंसिव का यूज करते हैं, जैसे जापान, अमेरिका, ये सब है। ये दो हो गए। तीसरे की बात आती है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब किसके लिए उत्पादन करना है, ये भी तो ध्यान रखना है कि कैसे। पहले तो डिसाइड क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, फिर हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, ये भी क्लियर हो गया। अब किसके लिए बनाएंगे ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं कि सामान कुछ भी बना देंगे, उसकी मार्केटिंग होगी कि नहीं, वो सेल होगा कि नहीं होगा, ये भी तो ध्यान रखना कि किसके पर्सपेक्टिव में हम किसका प्रोडक्शन करना है। तो द प्रॉब्लम रिफर्स टू सिलेक्शन ऑफ ए कैटेगरी ऑफ पीपल ऑफ हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम। कौन इसको कंज्यूम करेगा? हम किसका ध्यान रखेंगे कि हम रिच के लिए कर रहे हैं कि हम पुअर के लिए कर रहे हैं? कंज्यूमर तो दोनों है, रिच भी है पुअर भी है, तो दोनों में हम किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे। प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम, जैसे इनकम होगी उस हिसाब से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। आप जैसे अगर हम एग्जांपल एक आपको हम बता रहे हैं, रिच, वी नो दैट अबाउट इन एन इकोनॉमिक इज द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड एफर्ट ऑफ वेरियस फैक्टरी ऑफ प्रोडक्शन, हेंस द आउटपुट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सच फैक्टर कंट्रीब्यूशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि आपकी मम्मी ने, आप घर से स्कूल से छूटे और आप छूटने के बाद आपकी मम्मी सोच रही है कि बच्चे स्कूल से आएंगे तो हम उनके लिए क्या बनाएं। देख तो उनकी प्रॉब्लम आ गई। अब इसको एग्जांपल पूरा समझिएगा कि क्या बनाएं, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो उन सोचेंगे कि मेरे बच्चों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, पिज्जा सब पसंद है कि बर्गर है कि जो भी है, मैगी पसंद है, तो वो उस हिसाब से डिसाइड कर लिया कि चलिए मैं अपने बच्चों के लिए ये बनाऊंगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस तो ये हो गया। फिर दूसरा वह कैसे बनाएंगे। अब वो अपने किचन में देखेंगे रिसोर्सेज है क्या, हम उसको मैनुअली बनाएंगे कि मशीन से बनाएंगे, वो भी उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया। अब तीसरा हुआ कि किसके लिए बनाएंगे। अब मस्त एग्जांपल आप समझिए, वो बच्चों के लिए बना रही है। अब वो बच्चे वाली उन बना रही हैं और उसमें उनको जरूरत पड़ गई कि धनिया लाना है, तो वो अपने बड़े बेटे से कहा कि जाओ तुम मार्केट से धनिया ले आओ। तो बड़ा बेटा क्या करने, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं ला पाऊंगा। दूसरे से कहा, दूसरा भी कहा कि मैं कुछ काम कर रहा हूं, नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तीसरा जो छोटा बेटा है वो दौड़ दौड़ के जाता है और जो जो सामान मम्मी मांगती है मार्केट से लाके देता। तो आप जब मम्मी ने 5 बर्गर बनाया, अगर तो 5 बर्गर बनाने के बाद उनके पास क्या समस्या आ गई कि अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगी। एक समस्या आ गई क्योंकि बनाया उन्होंने 5 और बच्चे हैं उनके 3, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक प्रॉब्लम उनके पास आई ना कि मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो अब वो डिस्ट्रीब्यूशन का क्या क्राइटेरिया बनाएंगे कि जिसका जितना एफर्ट होगा, अगर अब यहाँ पे एफर्ट उस 5 को डिवाइड करना है तो क्या करेगी, सबसे ज्यादा किसको देगी। जो सबसे ज्यादा एफर्ट छोटे बेटे ने किया था, वो भाग भाग के मम्मी के आदेश का पालन कर रहा था, तो 1.5 देगी बड़े बेटे को, 1.5 देगी छोटे बेटे को, बीच वाले को, और 2 बर्गर देगी वो छोटे वाले। तो 1.5 3 और 2 5, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इस एग्जाम्पल का कहने का मतलब यह है कि जितना जिसका एफर्ट होगा, अगर रिच ने एफर्ट ज्यादा किया है प्रोडक्शन में तो रिच के लिए डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी तरह। तो जैसा आपका एफर्ट होगा वैसा ही, जैसा आपका कंट्रीब्यूशन होगा वैसे ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यही बात कहना चाह रहे हैं। इस एग्जांपल से मैंने आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि जब मदर के लिए प्रॉब्लम आई तो उन्होंने क्या देखा, उसने कि मैं 5 बनाई हूं तो मेरे तो बच्चे तीनों हैं, लेकिन मैं इनको तीनों को, मेरे पास रिसोर्स 5 ही है लेकिन मुझे बांटना है, तो मैं कैसे बांटूंगी। तो उन्होंने यही देखा ना कि जिसका ज्यादा एफर्ट है, जिसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा मिलेगा, और जिसका कम कंट्रीब्यूशन है उसको कम मिलेगा। तो यही सरकार जब अपनी प्रोडक्शन को, जब फैक्ट्री या कोई सब गवर्नमेंट अपनी बनाती है, तो वो देखती है कि वो किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। अगर रिच का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो रिच के लिए होगा, और पुअर का है तो वो पुअर के लिए होगा। देखिए मैंने लिखा वे आर द प्रोड्यूस ऑफ द रिच एंड पुअर कंज्यूमर, दोनों को ध्यान में। तो ये भी सॉर्ट आउट हो गया, यानी हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये तीनों चीजें सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक सॉल्व हो गई। ठीक, अब दूसरे लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे कि कैसे इसका कर्व बनेगा। नेक्स्ट लेक्चर जब मैं आपको इसको आगे बढ़ाऊंगा कि कैसे रिसोर्सेस हमारा लिमिटेड है और हमारी वांट जो है अनलिमिटेड है, तो हम अपनी उस रिसोर्सेस के तहत हम अपनी
कैसे अपनी जरूरत को पूरा कर पाएंगे इसको मैं, और इसका स्लोप कैसा बनेगा, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।